हाँ सर, स्टार्ट है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वह है टेंस। टेंस की शुरुआत कैसे होती है, इसका मूल स्वरूप क्या है और क्या विद्यार्थियों को माध्यमिक या इससे ऊपर वाले स्तर पर टेंस डायरेक्ट पढ़ा देना चाहिए या किस तरीके से इसकी प्रॉपर शुरुआत होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे। आपको बताने का प्रयत्न करेंगे कि भी टेंस को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस की अगर बात की जाए तो इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो ओरिजिन है, यानी कि टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसका जो मूल है वह है लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन भाषा से हुआ है, ठीक है ना। और लैटिन भाषा के एक शब्द टेम्पस, किससे? टेम्पस। टेम्पस से टेंस की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? टेंस की, टेम्पस से, जिसका मूल अर्थ जो होता है वह होता है टेम्पस का टाइम। क्या होता है? टाइम। और टाइम को हम हिंदी में कहते हैं समय। क्या कहते हैं? समय। तो टेंस में हम मूल रूप से जिस चीज़ को पढ़ने का प्रयास करते हैं या जिस मर्म को समझा जाना चाहिए वह यह है कि टेंस और टाइम ये दोनों एक दूसरे के समानांतर, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। अब सवाल ये है कि भाई दोनों एक साथ चलते हैं तो भाई टेंस ही क्यों पढ़ा जाता है, टाइम को क्यों नहीं पढ़ा जाता? जी बिल्कुल, टाइम जो है वह एक नेचुरल कंसेप्ट है, प्राकृतिक अवधारणा है जो स्वतः ही हमारे समझ में या हमारे ज्ञान के करीब होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है, या मैं कहूँ कि आप एक पत्र लिखते हैं, तो आप एक पत्र लिखते हैं, जिस समय आप लिख रहे हैं उस समय का, उस टाइम का आपको भान होता है, एहसास होता है कि आपके द्वारा पत्र किस समय लिखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ, जैसे मैंने एक सेंटेंस और बोला है कि बच्चा खेल रहा है ना, एक बच्चा खेल रहा है। बच्चा जिस समय खेल रहा है उस समय बोलने वाले को, वक्ता को अथवा लेखक को इस बात का मालूम है कि बच्चा किस समय खेल रहा है। तो जो टाइम होता है, जिस समय, तात्कालिक समय जब घटना घटित होती है, उस समय, उस तात्कालिक समय का ज्ञान लेखक, श्रोता और उस बात से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति को मालूम होता है। वैसे अगर हम इसको और करीब से जानना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टाइम होता है, टाइम जो है वह एक नेचुरल कंसेप्ट है। टाइम क्या है? एक नेचुरल कंसेप्ट है, यानी कि प्राकृतिक अवधारणा है, ठीक है ना। नेचुरल कंसेप्ट, जब हम कोई भी घटना के करीब जाते हैं, जब किसी भी घटना का अवलोकन करते हैं, तो हमें प्राकृतिक रूप से, यानी कि स्वतः ही उस घटना के संपन्न अथवा घटित होने का मालूम होता है। जो प्राकृतिक समय होता है उसकी अवधारणा का हमें मालूम होता है, ठीक है। यानी कि समय के बारे में यह एक प्राकृतिक अवधारणा है टाइम, कि भाई किस समय कौन सी घटना घटित हो रही है, और जिस समय जो घटना घटित होती है उसके बारे में हमें मालूम होता है। यद्यपि हम उसको अपने शब्दों में लिखते समय कई दफ़ा ऐसा होता है जहां उसे उकेरने की या उसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये बात जान लेनी चाहिए कि कई ऐसे वाक्य होते हैं जिनको हम बोलते समय अथवा लिखते समय उनमें टाइम को इनपुट करते हैं या टाइम उनमें लिखा जाता है। वहीं बात की जाए टेंस की, टाइम के साथ जुड़ा हुआ है टेंस। जैसा कि इसका मूल कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि इसकी उत्पत्ति, इसका जो ओरिजिन है वह टेम्पस है, जिसका मतलब टाइम होता है। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि टाइम और टेंस दोनों ही एक दूसरे के संपूरक होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, या यूँ कहा जाए कि एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। और जो टाइम होता है उसके अलावा जो टेंस होता है, अगर टेंस की बात की जाए तो टेंस एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। टेंस एक क्या है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, व्याकरणीय अवधारणा है, ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। जबकि जो टेंस होता है वह व्याकरणीय अवधारणा होती है। अब सवाल ये है कि ये व्याकरणीय अवधारणा कैसे होती है? जी बिल्कुल, जब हम टेंस का अध्ययन करेंगे
तो उसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसका हमें फॉलो करना पड़ता है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि प्राकृतिक रूप से हमारे को एक सूत्र बनाना पड़ता है, और प्राकृतिक रूप से जब हम एक सूत्र बनाते हैं तो हमें मालूम होता है कि किसी भी कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है वह कर्ता होता है, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट अथवा डूअर कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरी इसमें प्रमुख चीज़ होती है क्रिया, जिसके बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, या जिससे किसी कार्य के किए जाने का मालूम होता है, क्रिया यानी वर्ब। ठीक है, दो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और जिस काम को किया जाना होता है वह होता है कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। अब हम ये जाने हैं कि टेंस जो एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, जिसमें व्याकरणीय अवधारणा को हम सम्मिलित करते हैं, अर्थात जिसमें व्याकरण के आधार पर वाक्यों का निर्माण किया जाता है या वाक्यांशों का निर्माण किया जाता है। यद्यपि वाक्य और वाक्यांश में एक गहरा अंतर होता है। वाक्य का अंश या वाक्य का एक टुकड़ा होता है वाक्यांश, जिसका हो सकता है कि व्याकरणीय दृष्टि से जो शुद्ध नहीं हो अथवा व्याकरणीय दृष्टि से जो संपूर्ण नहीं हो, लेकिन जो एक वाक्य होता है वह व्याकरणीय अवधारणा के अनुसार वाक्य, उसमें वाक्य में तीनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। कर्ता भी होता है इसमें, क्रिया भी होती है इसमें, ये दोनों तो अभूतपूर्व अंग हैं इसके, और तीसरा जो होता है इसमें कर्म होता है। तो इस प्रकार से हमने दो चीज़ें जानी हैं, एक तो है हमारा टाइम और दूसरा है हमारा टेंस। और टाइम और जो टेंस की बात कर रहे हैं हम, वह इसलिए भी कर रहे हैं कि जो टाइम होता है वह तो प्राकृतिक रूप से समझने की चीज़ है, जो हमारे स्वतः संज्ञान में निरंतर जब हम व्याकरणीय दृष्टि से किसी वाक्य को लिखते हैं, समझते हैं अथवा पढ़ते हैं, या अपने बालकों को पढ़ाते हैं या सीखते हैं, उस समय यह स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है टाइम। लेकिन जो टेंस होता है वह एक व्याकरणीय दृष्टि से चलने वाली सतत प्रक्रिया है। यानी कि अगर किसी वाक्य को बनाएंगे तो उसमें व्याकरण का बड़ा रोल होगा। अगर आपने व्याकरण का प्रयोग नहीं किया, अगर आपने सही से किसी वाक्य में कर्ता का प्रयोग नहीं किया, सही क्रिया का प्रयोग नहीं किया, तो समझ लीजिए कि आपका वाक्य गलत होगा। और जब वाक्य गलत होगा तो जो बड़ी कमजोरी सामने आएगी वह यह होगी कि आपके द्वारा जो ग्रामेटिकल जो सेक्शन है, व्याकरणीय जो भाग है, उसका सही से प्रयोग नहीं किया गया या व्याकरण का सही से प्रयोग नहीं किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में कि आखिरकार टेंस क्या होता है, उसका किस तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पूर्व, जैसा कि मैंने इस पीपीटी के माध्यम से आपको क्लियर स्पष्ट रूप से बताने का प्रयत्न किया है कि बिफोर वी रीड, इससे पहले कि हम इसे पढ़ना शुरू करें, किसको, टेंस को, या इससे पहले कि हम टेंस का अध्ययन करें, हमारे को एक आधारभूत मॉडल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। एक क्रिया सूत्र का हमें फॉलो करना पड़ता है, क्रिया सूत्र को अपनाना पड़ता है। जब भी हम किसी टेंस आधारित वाक्य का निर्माण करेंगे या टेंस के आधार पर बनने वाले किसी वाक्य का निर्माण करेंगे या किसी वाक्य को हम लिखने पढ़ने का प्रयास करेंगे, उससे पहले हमारे पास एक मॉडल स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, एक क्रिया सूत्र होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे कि जो टेंस होता है उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीनों शब्द जो शब्द होते हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं। तो जो क्रिया सूत्र होता है उसमें सबसे पहले एक कर्ता होना चाहिए उस वाक्य में, दूसरा उसमें एक वर्ब होनी चाहिए यानी क्रिया होनी चाहिए, और तीसरा उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरक शब्द। क्या होता है? पूरक शब्द। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह है किसी वाक्य में यह बताता है कि उसके बिना आने वाली जो क्रिया है वह अधूरी है, यह क्रिया यह कहती है कि अभी उसके साथ किसी और शब्द को जोड़े जाना है। जैसे इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, आई एम ए डॉक्टर। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसा कि आप सूत्र में देख रहे हैं। एम जो है वह एक वर्ब है और ए डॉक्टर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। आप कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट कैसे है? तो बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा
अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं, भावार्थ करूं, प्रिय विद्यार्थियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपने किसी भाषागत तरीके से, यदि आपने भाषा के आधार पर कुछ चीज़ों को करना सीख लिया है तो समझ लीजिए कि आप कभी भी टेंस का निर्माण करते समय ठगाएंगे नहीं, अपने आप को कमज़ोर नहीं पाएंगे। चलिए इसका भावार्थ करते हैं। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ या डॉक्टर हूँ। मैं हूँ, देखो अगर आई और एम पर मैं इस वाक्य को स्टॉप कर देता हूँ, डॉक्टर को नहीं बोलता हूँ, तो इसका अनुवाद होगा मैं हूँ। मैं हूँ इसका मतलब व्याकरणीय दृष्टि से यह सेंटेंस सही नहीं है, यह अधूरा है। मैं हूँ, भाई क्या हो आप, मैं तो हूँ, क्या अहंकार की बात कर रहे हो? जी नहीं। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कोई ना कोई कमी है और उस कमी को भरने का कार्य जो शब्द करता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट या पूरक शब्द कहते हैं। या ऐसे कहा जाए कि आई डॉक्टर, मैं डॉक्टर, तो फिर ये अधूरा हो जाता है। इसका मतलब आपने ग्रामेटिकल जो सेक्शन है अथवा जो वर्ब है उसको सही से प्रयोग नहीं किया है। तो मौलिक रूप से हम ये समझ सकते हैं कि जो वर्ब होती है वह किसी कार्य के किए जाने या होने का एहसास कराती है, लेकिन जो पूरक शब्द होता है जिसके बिना वाक्य में अधूरापन या खालीपन होता है, वह एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंध होता है? वर्ब से संबंध होता है। ठीक है, तो जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है या मूल जो क्रिया सूत्र है वह यह है कि किसी वाक्य में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आप इसका देख सकते हैं। सॉरी, दे गो टू ऑफिस। दे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का जैसा मैंने इस वाक्य को, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बताया था कि सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं, यानी कि वह शब्द जो किसी कार्य को करने वाला होता है वह डूअर या कर्ता कहलाता है। वहीं गो यहाँ पे वर्ब है और टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। टू यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन, यानी कि पूर्व सर्ग है। और उसके बाद में ऑफिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला शब्द है। लेकिन जब किसी वाक्य के अंदर टू नाम का प्रीपोजिशन होता है तो टू जो प्रीपोजिशन है वह हमेशा, हिंदी में अगर आपको बताऊं तो गंतव्य को या मंजिल को स्पष्ट करता है, अर्थात डेस्टिनेशन को, जिसमें एक उद्देश्य होता है। टू जो प्रीपोजिशन होता है वह उद्देश्य को बताने का काम करता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप और भी देख सकते हैं कि बालक विद्यालय जाता है ना? बालक कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। द बॉय गोज टू स्कूल। तो गोज और उसके बाद में टू स्कूल, जो टू प्रीपोजिशन है वह वहाँ पर उसके उद्देश्य को बताता है। अब इस तरीके से यदि इनके टुकड़ों को सही से पढ़ा जाए तो यूँ कह सकते हैं कि दे जो सब्जेक्ट है, गो जो है वह वर्ब है और टू ऑफिस, दोनों को मिला के प्रीपोजिशन प्लस जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, इन दोनों को मिला के यदि कहा जाए तो इसे कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। कैसे? इसका भावार्थ करके देख लीजिए। दे गो टू ऑफिस, वे कार्यालय जाते हैं। अगर मैं टू ऑफिस को हटा दूं फिर पढ़ूं दे गो, वो जाते हैं, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया का एहसास कराता है कि वे जाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मालूम नहीं है कि वे जाते कहाँ हैं। और अगर ऐसा कहा जाए कि दे गो टू ऑफिस, वे कार्यालय जाते हैं, इसका मतलब इसमें उद्देश्य स्पष्ट हुआ है। क्या स्पष्ट हुआ है? उद्देश्य स्पष्ट हुआ है। तो अब इस पेज पर हमने कुल मिला के एक चीज़ यह समझी है कि जब भी हम टेंस को पढ़ेंगे तो टेंस के आधार पर जिन वाक्यों का निर्माण हम करने वाले हैं वे वाक्य ऐसे होने चाहिए जिनमें एक आधारभूत स्ट्रक्चर, एक आधारभूत क्रिया सूत्र का प्रयोग किया गया हो। अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता है तो वह व्याकरणीय दृष्टि से बनने वाला वाक्य सही नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे चलते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भाई जब बेसिक स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे, यानी कि एक आधारभूत क्रिया सूत्र को जब आप पढ़ेंगे तो आधारभूत क्रिया सूत्र में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि कर्ता और क्रिया इसमें अवश्य होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका सब्जेक्ट, यानी कि डूअर, यानी कि कर्ता, जो कार्य करने वाला होता है वह। बेसिक रूप से अगर इसको समझें तो जो कर्ता होता है वह किसी वाक्य का इंजन होता है, मुख्य कर्ता धर्ता होता है।
उसके बिना, इंजन का मतलब क्या हुआ, जिसके बिना व्याकरण की गाड़ी नहीं चल सकती। दूसरा, ये उसका हेड होता है, मस्तिष्क होता है, यानी कि किसी भी वाक्य को पढ़ने, लिखने, समझने के लिए अथवा बोलने के लिए आपको कर्ता का प्रयोग करना ही होगा। अगर आपने नहीं किया तो समझ लीजिए कि वह शरीर जिसके ऊपर सिर ना हो, यानी कि सिर कटा हुआ शरीर कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि वाक्य का होना बेहद, वाक्य में कर्ता का होना बेहद ज़रूरी होता है। अब क्यों होता है ज़रूरी? क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वह डिसाइड्स, यानी कि निर्णय करता है द यूज ऑफ वर्ब, क्रिया का उपयोग, जो क्रिया के इस्तेमाल को सही बताता है कि वे क्रिया का उपयोग कैसे करें। इसका मतलब इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करके लिखूं तो ऐसा लिखा जा सकता है कि कर्ता जो होता है वह क्रिया के उपयोग को, क्रिया के उपयोग को, कर्ता जो होता है वह क्रिया के उपयोग को निर्णित करता है, यानी कि बताता है। क्या करता है? बताता है कि भाई कौन सी क्रिया कर्ता के साथ में प्रयुक्त की जानी चाहिए जिससे कि एक सही वाक्य का निर्माण हो सके। तो कर्ता क्रिया के उपयोग को निर्णित करता है। ठीक है। इसके बाद में क्रिया के उपयोग को कैसे निर्णित करेगा? जैसे मान लीजिए एक क्रिया है आपके सामने प्ले, प्ले यानी खेलना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेस, ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। प्ले चेस, प्ले यानी खेलना और चेस यानी चेस। क्या एक क्रिया और एक ऑब्जेक्ट से, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, क्या इनसे कोई वाक्य बन गया है? चेस शतरंज खेलना नहीं बना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ कि ही प्ले चेस, वह चेस खेलता है, शतरंज खेलता है, क्या ये वाक्य सही है? ही यहाँ पे सब्जेक्ट है? जी बिल्कुल नहीं है, सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐसी कमी है जो यह बता रही है कि कर्ता जो होगा वह क्रिया के उपयोग को निर्णित करता है कि कर्ता के साथ में कौन सी क्रिया लगनी चाहिए। और क्रिया का जब हम उपयोग करेंगे तो जो क्रिया होती है वह कर्ता के वचन के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। जैसे ही यहाँ पे एक वचन है, कौन सा है भाई? एक वचन कर्ता है, और एक वचन कर्ता के साथ में एक वचन क्रिया का ही उपयोग किया जाना चाहिए। और जब एक वचन कर्ता ही है तो उसके साथ में एक वचन क्रिया अगर आप समझने का प्रयत्न करें तो वह प्लेज होगी। क्या होगी? प्लेज होगी। ठीक है ना। ही प्लेज चेस। अब यहाँ पे सही वाक्य यह होगा, ही प्लेज चेस, वह शतरंज खेलता है। इसका मतलब हमने कर्ता के बारे में बेसिक चीज़ क्या जानी कि कर्ता किसी भी व्याकरणीय दृष्टि से किसी भी वाक्य का हेड होता है, मुखिया होता है, या उसका मस्तिष्क होता है। उसके बिना किसी भी वाक्य में जो क्रिया का उपयोग है वह निर्णित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी वाक्य में क्रिया कौन सी लगेगी, एकवचन कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, बहुवचन के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, उसको डिसाइड करने का काम कर्ता ही करता है। मान लीजिए इसी का दूसरा मैं एग्जाम्पल ये लिखूं, दे खाली जगह और चेस, है ना, इसी के आधार पे बनाना है। तो इसमें क्या होगा? दे को पहचानिए। दे कौन सा करता है? बहुवचन करता है। और दे जब बहुवचन करता है तो इसके साथ में क्रिया भी बहुवचन आनी ही चाहिए। तो ये एक वचन क्रिया थी। अब इसका बहुवचन क्रिया जब आप बनाएंगे तो दे के साथ में प्ले होगा, ना कि प्लेज। दे प्ले चेस, वे शतरंज खेलते हैं। तो इस तरीके से वाक्य को बनाने का और क्रिया को निर्णित करने का, या वाक्य में कर्ता के साथ कौन सी क्रिया आएगी, यह निर्णित करने का काम कर्ता ही करता है। ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट जो होता है वह किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वह या तो कोई संज्ञा होती है। ठीक है। संज्ञा आप सभी जानते ही हैं, आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह के नाम को परिभाषित करता है वह क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। दूसरा, नाउन फ्रेज, कोई संज्ञा उपवाक्य हो सकता है। ठीक है। कोई क्या हो सकता है? संज्ञा उपवाक्य। कर्ता संज्ञा उपवाक्य भी हो सकता है। और तीसरा है प्रोनाउन, एक सर्वनाम भी किसी वाक्य के अंदर किसका रोल अदा करता है? सब्जेक्ट का। जैसे ही और दे, ही और दे ये दोनों ही यहाँ पे क्या थे? प्रोनाउन थे। दोनों ही क्या थे यहाँ पे? प्रोनाउन या सर्वनाम थे। और आप कहेंगे कि फिर संज्ञा कैसे होती? ही की जगह आप अगर राम लगा देते, राम प्लेज चेस, तो राम क्या है भाई? नाम है, इसलिए नाउन हो जाती। और ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या समझा
कि किसी वाक्य में जो कर्ता होता है वह एक संज्ञा भी हो सकती है, वह कोई संज्ञा उपवाक्य भी हो सकता है और वह कोई सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, जिसको मूल रूप से हम डूअर भी कहते हैं। दूसरा जो अहम बिंदु है या जो अहम शब्द है वह है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। बेसिक रूप से जब आप शुरुआत से पूर्व माध्यमिक स्तर से आप पढ़ते आए हैं तो वहाँ पर आपके अध्यापकों ने आपको बताया ही होगा कि जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, वह एक ऐसा शब्द होता है जिससे किसी कार्य के किए जाने का अथवा होने का मालूम होता है। या तो कोई काम होता है या कोई काम किया जा रहा है। इस चीज़ का एहसास कौन कराता है? हमें वर्ब कराती है, क्रिया कराती है। तो क्रिया जो होती है वह एक ऐसा वर्ड शब्द होता है यूज्ड फॉर, जिसका उपयोग किया जाता है प्रेडिकेटिंग यानी कि घोषणा करने के लिए, या सेइंग यानी कहने के लिए, अबाउट पर्सन और थिंग, या तो कोई व्यक्ति के बारे में या कोई वस्तु के बारे में, या तो कोई व्यक्ति के बारे में या फिर किसी वस्तु के बारे में। तो इसकी मूल भावना क्या है कि जो क्रिया होती है यह किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में, क्रिया किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में हमें बताती है। या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी जिसके बारे में क्रिया हमारे को बताएगी कि भाई किस प्रकार से यह शब्द वहां पर प्रयुक्त किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए, जैसा हम यहां पे बता ही रहे थे आपको, नो सेंटेंस विदाउट ए वर्ड। एक अहम बात यह है कि क्रिया के बारे में दूसरा पहलू क्या है? एक पहलू तो है कि भाई ये हमारे को व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में बताने का कार्य करती है। दूसरा इसका जो मेन पहलू है वह यह है कि कोई भी वाक्य जो होता है वह एक क्रिया के बिना अधूरा होता है। यानी कि क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। आप साथ साथ लिखते रहें, क्रिया के बिना जो वाक्य होता है वह सर्वथा अधूरा होता है। कैसा होता है? अधूरा। इसका मतलब हमने क्या समझा कि यदि कोई वाक्य बनाना है तो उसमें क्रिया का होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है। अब तीसरी जो मुख्य बात है वह यह है कि क्रिया जो होती है वह जनरेट्स यानी पैदा करती है। जनरेट्स यानी पैदा करती है या निर्माण करती है या बनाती है। वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के, काइंड्स यानी विभिन्न प्रकार के, ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य। क्रिया जो होती है वह विभिन्न प्रकार के वाक्यों का निर्माण करती है। अब ये वाक्य विभिन्न प्रकार के कैसे होते हैं? इस तरीके से हो सकते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, है ना, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य, ये तमाम प्रकार के कॉम्प्लेक्स जटिल वाक्य, इन सभी प्रकार के वाक्यों का निर्माण कौन करती है? क्रिया करती है। एंड लैंग्वेज एक्सेल्स, और जब आप क्रिया का सही से उपयोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में अथवा लिखते समय अथवा बोलते समय या किसी सभागार में भाषण देते समय यदि आपने सही से क्रिया का उपयोग किया है तो इससे जो आपकी भाषा है वह एक्सेल्स यानी उसका उत्थान होता है। एक्सेल्स यानी उत्थान होता है या प्रमोट होती है। यानी कि सुनने वाले श्रोता को अथवा पढ़ने वाले जो रीडर पाठक होते हैं उनको यदि आपने सही भाषा अनुसार क्रिया का इस्तेमाल किया है तो बड़ा आनंद महसूस होगा। तो ये थी आपकी क्रिया। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि भी कर्ता कितने प्रकार का होता है। कर्ता कितने प्रकार का होता है? बेसिक चीज़ जो आप लिखते रहें, साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि जो कर्ता होता है वह मौलिक रूप से दो प्रकार का हो सकता है। मौलिक रूप से एक तो संज्ञा अथवा सर्वनाम, या तो कोई संज्ञा होगी वह भी एक कर्ता होगा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह का नाम, और दूसरा होगा जो प्रोनाउन होगा यानी कि दूसरा कर्ता का जो रूप है वो प्रोनाउन सर्वनाम के रूप में हो सकता है। अब सर्वनाम जो होता है जिसको अंग्रेजी में हम प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम जो होते हैं वे ये सब सर्वनाम होते हैं। इनके बारे में हम इनकी एक पूरी तालिका बना के आपको सिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये सब के सब अथवा किसी व्यक्ति का नाम, ये सभी सर्वनाम होते हैं जिनको प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन जो होता है
वह अथवा जो संज्ञा होती है यानी कि नाउन जो होती है, नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ये सभी सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये तो बात हुई आपकी कर्ता की कर्ता क्या है और उसका कार्य क्या होता है। दूसरा जो वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये जो वर्ब के बारे में आपको बताया था, अब सवाल आता है कि भाई वर्ब कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से प्रयुक्त की जानी चाहिए, इसके बारे में हम इसके नीचे पढ़ने वाले हैं कि जब किसी वाक्य का निर्माण करेंगे, जब किसी वाक्य को हम बनाएंगे तो उसमें क्रिया कितने प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्रिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिया के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि हाँ जी, तो हम अब पढ़ने वाले हैं क्रिया के बारे में कि जो क्रिया होती है वह किस प्रकार से विभाजित की जा सकती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि किसी वाक्य को बनाने में कर्ता का अहम योगदान होता है, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्रिया होती है वह भी कितने प्रकार की हो सकती है, उसे किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। अब क्रिया के प्रकार हैं वो दो तरीके से आपको समझ में आने चाहिए। दो तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक तो क्रिया को हम उपयोगिता के आधार पर विभाजित कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, कि किसी वाक्य में कौन सी क्रिया का उपयोग किया जाना है, तो उपयोग के आधार पर क्रिया का हम विभाजन कर सकते हैं। दूसरा कर्म के आधार पर कि वह क्या कार्य कर रही है, उसका रोल क्या है, यानी कि रोल बेस्ड है ना। तो इस तरीके से क्रिया का विभाजन हमें करना होगा, क्रिया को सीखना होगा। सबसे पहले उपयोगिता के आधार पर कि किसी वाक्य में क्रिया का प्रयोग किस तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उपयोगिता के आधार पर जो क्रिया होती है, सबसे पहले होती है मेन वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। उपयोगिता के आधार पर पहली क्रिया किसी वाक्य में होती है मेन वर्ब। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे एप्रिशिएट योर परफॉर्मेंस। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि आई एप्रिशिएट, ठीक है, योर परफॉर्म, इसको मैं शॉर्ट लिख देता हूं परफॉर्म। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एप्रिशिएट जो यहाँ पे है वह वर्ब है, और योर परफॉर्मेंस ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो एप्रिशिएट जो है यहाँ पे जो वर्ब आई है, ये यहाँ पे इस वाक्य की मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया है। अब हमने क्या जाना कि इस वाक्य को लिखते समय, इसमें वाक्य को समझते समय जिस क्रिया का हमने उपयोग किया है, वह क्रिया जो है वह मेन वर्ब का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है? मेन वर्ब का कार्य कर रही है। दूसरा, नंबर एक हमने क्या जाना कि उपयोगिता के आधार पर क्रिया कैसी होती है? मुख्य क्रिया, जिसको मेन वर्ब कहते हैं। दूसरी, उपयोगिता के आधार पर बनने वाली जो क्रिया है या काम आने वाली जो क्रिया है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। कौन सी वर्ब कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वह क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, यह असिस्टेंट ऑफ मेन वर्ब होती है, यानी कि मुख्य क्रिया की सहायक होती है। मुख्य क्रिया की सहायक होती है। जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होती है वह मुख्य क्रिया का सहायता करने का या की सहायता करने का काम करती है, मुख्य क्रिया की सहायक होती है, ठीक है ना। गिव्स डेफिनिट मीन, और यह एक निश्चित अर्थ हमें प्रदान करती है। क्या करती है? निश्चित अर्थ प्रदान करती है। जब सहायक क्रिया का प्रयोग किसी मुख्य क्रिया के साथ, जब किसी कार्य के लिए किसी वाक्य में किया जाता है, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं कहूँ वह जा रही है, वह कल नहीं आ रही है, तो ये जो दोनों वाक्य मैंने बोले हैं, इन दोनों में जब सहायक क्रिया का प्रयोग होगा तो वह एक निश्चित अर्थ हमारे को प्रदान करने का कार्य करेगी। उदाहरण के रूप में आप देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसका जो इंटरनल मर्म है उसको समझने का प्रयास कीजिए। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, और ए बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर इस वाक्य का मैं भावार्थ निकालूं तो होता है वह एक किताब पढ़ रही है, वह एक किताब पढ़ रही है। लेकिन यदि मैं इज को हटा दूं एक बारगी के लिए और फिर इस वाक्य को पढ़ूं और फिर इसका भावार्थ यदि दूं,
तो आप समझिए क्या ये वाक्य पूरा है, क्या इसका भावार्थ सही है। शी रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही, क्या वाक्य पूरा है? जी कतई नहीं। इसलिए इसका मतलब हमारे को क्या महसूस हुआ कि जो सहायक क्रिया होती है, जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वह मूल रूप से क्या काम करती है कि किसी वाक्य के भावार्थ को, उसके निहितार्थ को बताने का काम करती है, उसको स्पष्ट करने का कार्य करती है। उसके बिना किसी वाक्य का जो सार्थक स्वरूप है वो सामने नहीं आ सकता। ठीक है, इस तरीके से अब इसमें भी दो नाम होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इनको हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या रोल होता है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते हैं कि जो टेंस में सामान्य रूप से प्रयुक्त की जाती हैं, जैसे इज आर एम है, वाज वर है, हैज हैव है, डू डज है ना, ये सभी के सभी जो सहायक क्रियाएं होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप जानते हैं मॉडल कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये तमाम जो होते हैं ये सब के सब ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। और इन सभी का कार्य किसी वाक्य में सार्थक अर्थ की उत्पत्ति को लेके आना होता है या सार्थकता को स्पष्ट करने का कार्य करती है हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। ठीक है, अब हम एक बार इधर देख लेते हैं। अभी तो हमने जाना है कि भाई उपयोगिता के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की क्रिया होती है। पहली जो क्रिया होती है वह मुख्य क्रिया या मेन वर्ब होती है। कौन सी क्रिया होती है? मुख्य क्रिया या मेन वर्ब होती है। और जो दूसरी जो वर्ब होती है वह उपयोगिता के आधार पर सहायक क्रिया होती है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। कौन सी वर्ब बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि दूसरा पार्ट यह भी है कि जो क्रिया होती है उसको कर्म के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। क्रिया को किसके आधार पर विभाजित किया जाता है? कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आधारित क्रिया, कर्म के आधार पर भी क्रिया का विभाजन होता है। तो पहली जो क्रिया होती है वह ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। और उसको हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक। जैसा कि इसके नाम से मालूम होता है, स प्लस कर्म, यानी कि एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है। क्या होता है? कर्म होता है, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट जरूर पाया जाएगा। सकर्म यानी कि कर्म सहित, इसमें ऑब्जेक्ट होगा वो 100% होगा। ट्रांजिटिव वर्ब विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।